नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए अमेरिका में वरिष्ठ प्रवासी साहित्यकार सुधा ओम ढींगरा जी की लिखी हुई कहानी उदास बेनूर आँखें। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। उसके ऑफिस में आते ही गौरवमुखी को पता चल जाता है कि वो आ गई है और वो उसे देखने को बेचैन हो जाता है। ऑफिस में प्रवेश करते ही वो अपनी सुमधुर आवाज़ में जब सबको गुड मॉर्निंग कहती है तो सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। उसका गुड मॉर्निंग कहना जैसे ही गौरव के कानों में पड़ता है उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो उसे देखने, उससे बातें करने के बहाने तलाशने लगता है। रीमॉडलिंग, घरों और दफ्तरों को फिर से बनाने और उनकी साज सज्जा के लिए प्रसिद्ध कंपनी गिब्सन स्टैनले में वे दोनों काम करते हैं। गौरवमुखी बिक्री विभाग का कार्य प्रभारी है और वो यानी ड्यू स्मिथ आंतरिक सज्जाकार और डिज़ाइनर है। कोई बहाना या कारण रखकर गौरव उसके दफ्तर में प्रवेश करते ही चला आता है, उसकी एक झलक पाने के लिए। सरहरे बदन, नीली आंखों, सुनहरे बालों वाली अगाध सुंदरी ड्यू स्मिथ को गौरव शबनम कहता है। पहली बार जब उसने ड्यू स्मिथ को शबनम कहा तो वो गौरव पर गुस्सा हो गई थी। उसके नाम को बदलकर कहना पसंद नहीं आया था उसे बेहद बुरा लगा था। पर जब गौरव ने समझाया कि ड्यू को हिंदी में ओस या शबनम कहते हैं तो वो उसका नाम बदल नहीं रहा, उसी के नाम को हिंदी में कह रहा है, तो वो मुस्कुरा दी थी। वो उसकी मुस्कुराहट और सौंदर्य पर ही तो मर मिटा है। उसका चेहरा हर समय खिला हुआ मुस्कुराता रहता है, पर उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें चेहरे से अलग कहीं खोई महसूस होती। पहले पहल उसने उसकी आंखों की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। वो तो बस उसकी मधुर आवाज़, आकर्षित चेहरे और सुनहरे लंबे तथा घने बालों में ही उलझ गया था। ड्यू का सौंदर्य ही कुछ ऐसा है। दफ्तर में रिमॉडलिंग की इच्छा लेकर आने जाने वाले ग्राहकों की आंखें भी उसे देखकर चुंधिया जाती हैं और वे एक पल रुककर उसे देखते जरूर हैं। गिब्सन स्टैनले कंपनी के मालिक और मुख्य अधिकारी अधेड़ उम्र के रॉबर्ट गिब्सन भी इस बात को समझते हैं। क्लाइंट्स पहले उसके सौंदर्य से प्रभावित होते हैं, फिर उसके डिज़ाइनों से। जिस तरह वो ग्राहकों के स्वभाव, मूड और रंगों की पसंद से उन्हें परखती है और ग्राहकों की सारी रुचियों को साज सज्जा के नमूनों में उतार देती है, क्लाइंट्स उसके प्रशंसक बन जाते हैं। रॉबर्ट गिब्सन ड्यू की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। उसे क्लाइंट से मिलने कभी अकेले नहीं भेजते। विक्रेता विभाग से गौरव हमेशा उसके साथ जाता है। जब कभी गौरव अपने अन्य कामों में व्यस्त हो तभी किसी और की बारी आती है। रॉबर्ट गिब्सन है शुद्ध व्यापारी। ये कंपनी उनके दादा ने स्थापित की थी और व्यापार उनकी रग रग में है। हर कर्मचारी की जानकारी रखते हैं। जानते हैं कि उनके दफ्तर के तकरीबन सभी कर्मचारी, चाहे वे शादीशुदा हैं या कुंवारे, ड्यू स्मिथ पर जान छिड़कते हैं और ड्यू के प्रति गौरव के आकर्षण को भी जानते हैं वे। फिर भी वो गौरव को हमेशा ड्यू के साथ क्लाइंट से घरों और दफ्तरों में भेजते हैं। गौरव को शरीफ और संस्कारी भारतीय मानते हैं। रॉबर्ट गिब्सन ये भी महसूस करते हैं कि गौरव ड्यू को कभी आघात नहीं पहुंचाएगा और किसी को पहुंचाने भी नहीं देगा। अन्य कर्मचारियों के बारे में वो ऐसा नहीं सोचते। वो उनकी आंखों में ड्यू के लिए वे भाव नहीं देखते जो गौरव की आंखों में महसूस करते हैं। गिब्सन स्टैनले कंपनी की सुंदर बिल्डिंग में प्रवेश करते ही एक कलात्मक खुले काउंटर के दूसरी ओर दो खूबसूरत महिलाएं ग्राहकों के स्वागत और उन्हें सही कर्मचारी के पास भेजने के लिए सुबह से शाम तक बैठी रहती हैं। उसके बाद बड़े बड़े शीशों वाला दरवाज़ा है। शीशों वाले दरवाजे के भीतर एक ही छत के नीचे बहुत बड़े हॉल में शीशे के ही अलग अलग केबिन बने हुए हैं। विभागों को शीशे की दीवारों से बांटा गया है और उनमें घूमने वाले दरवाजे लगे हुए हैं। ड्यू का केबिन हॉल के एक कोने में और गौरव का केबिन हॉल के दूसरे कोने में है। रॉबर्ट गिब्सन का केबिन हॉल से परे उस जगह पर है जहां से वो सब कर्मचारियों को देख सकते हैं। गौरव शबनम से मिलने के लिए उठा ही था कि सबको कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा होने का संदेश मिला। गौरव के केबिन के पास से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं जहां कॉन्फ्रेंस रूम, साज सज्जा का स्टूडियो और ग्राहकों से मुलाकात करने वाला कमरा है। एक छोटी सी रसोई भी है जिसमें कॉफ़ी बनाने वाली मशीन, बिस्कुट, कुकीज़ आदि पड़े रहते हैं। साथ ही एक डाइनिंग टेबल भी पड़ी है जहां बैठकर कर्मचारी लंच या डिनर ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठते ही गौरव ने शबनम को देखा। वो मुस्कुराई नहीं, उसकी आंखें कहीं खोई हुई हैं। रॉबर्ट गिब्सन भी काफ़ी गंभीर हैं। उसे समझते देर नहीं लगी कि ऑफिस में कुछ होने वाला है जिससे वातावरण में भारीपन आ गया है। कईयों के चेहरे उदास हैं। वो समझ नहीं पा रहा क्या बात हुई है।
कुछ हुआ जरूर है जिससे वो बेखबर है। यहाँ का खुशनुमा माहौल इस ऑफिस की पहचान है। रॉबर्ट गिब्सन के चेहरे पर सुबह की खिली धूप सी मुस्कान खिली रहती है और वो बहुत विनम्रता और सहजता से सबसे बात करते हैं, और वही वो अपने कर्मचारियों से चाहते हैं। इससे वातावरण बहुत सुखद रहता है। पर जब जब रॉबर्ट गंभीर हुए हैं, कर्मचारियों को बहुत बड़े झटके लगे हैं। फ्रेंड्स, रॉबर्ट का गंभीर स्वर उभरा, आज मुझे ये आपातकालीन मीटिंग बुलानी पड़ी क्योंकि कंपनी पर संकट ही ऐसा आया है। उनकी आवाज़ रुआंसी हो गई। थरथराती आवाज़ में उन्होंने कहना शुरू किया, मेरे व्यवहार में कहाँ कमी रह गई थी कि कुछ एक कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा दी गई उत्तम सुविधाओं और वेतन की परवाह नहीं की। प्रतिद्वंदी कंपनी को हमारे क्लाइंटों की जानकारी दे दी और हमारे प्रोजेक्ट्स तथा हमारे डीलरों की लिस्ट भी उस कंपनी को मुहैया करवा दी। बड़े दुख की बात है, थोड़े से पैसे के लालच में आपने उस कंपनी से बेवफाई की जिसने आपको अपने परिवार का सदस्य बनाया। खैर, हमारा जो नुकसान होना था हो गया। अब मैं कंपनी को और नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। चाहता तो उन कर्मचारियों को पुलिस के हवाले कर सकता था। मेरे पास काफ़ी सबूत हैं। बस वे सब कर्मचारी आधे घंटे के अंदर अंदर अपना ऑफिस खाली कर दें। उनके केबिन में कंपनी से निकाले जाने के पत्र पहुंच गए हैं और ईमेल भी। जो पदाधिकारी और कर्मचारी प्रतिद्वंदी कंपनी के लालच में नहीं आए, उन्हें प्रमोशन, बोनस के इतर मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ आवास की पहले से अधिक सुविधा दी जाएगी। उन सबको भी पत्र और ईमेल पहुंच गए हैं, कहकर वे उठ गए। गौरव ने अपने इर्द गिर्द साथियों को देखा। कुछ के चेहरों पर उसने हवाइयाँ उड़ते देखीं। जो ही उसने शबनम की ओर देखा, वो घबरा गया। शबनम की आंखों की नमी छलकने को है। वो डर गया, कहीं वो तो उनमें से नहीं। वो अपनी खुशी भूलकर उसकी ओर बढ़ गया। उसे प्रमोशन का ईमेल मिला है। गौरव अपने केबिन में नहीं रुका, सीधे शबनम के केबिन में गया। शबनम आंखों की नमी नैपकिन से सूख रही है। उसने गौरव को देखते ही कहा, मैं जानती हूँ तुम क्या पूछना चाहते हो। आज शाम 6 बजे मैक्सिकन रेस्टोरेंट हासियांडा में डिनर के लिए आ जाना। इतना कहकर ड्यू ने अपनी आंखें कंप्यूटर पर टिका दी। गौरव सकपका गया। कुछ क्षण उसे देखता वहीं खड़ा रहा। फिरोजी ड्रेस में उसका सौंदर्य और भी गजब ढा रहा है। गौरव बड़ी उत्सुकता से उसके पास आता है। वो ऐसे ही करती है। आज तो उसके लिए चिंतित होकर आया है, फिर भी उसकी परवाह नहीं की। वो हर रोज़ दिल के हाथों मजबूर होकर आता है, सकपका कर चला जाता है। वो अपने केबिन में आकर बैठा ही था कि कला विभाग से विपिन शर्मा आ गया। तुम सेफ हो? हाँ, और तुम? मैं भी। और तुम्हारी शबनम? पता नहीं। अभी तुम उसके पास से ही तो आए हो, फिर भी पता नहीं। यार, वो ऐसी ही है। क्या मतलब? तुम तो उसके साथ घूमते फिरते हो, प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए तुम ही उसके साथ होते हो। जितने वर्षों से तुम दोनों साथ काम कर रहे हो, उतने वर्षों में तो कुलीग्स के साथ बढ़िया ट्यूनिंग और अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। विपिन, हम दोनों प्रोफेशनल हैं, काम के लिए इकट्ठे घूमते हैं। उस सिलसिले में हमारी बेहतरीन ट्यूनिंग है। जब मैं उदास या परेशान होता हूँ तो वो एक अच्छी दोस्त की तरह ख्याल रखती है, लेकिन जब वो किसी बात से दुखी होती है तो अपने खोल में बंद हो जाती है, जहाँ प्रवेश नहीं किया जा सकता। वो मेरे पूरे परिवार को जानती है, एक दोस्त और कुलीग की तरह उनसे बात भी करती है, पर मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, सिवाय इसके कि वो इसी प्रदेश के किसी गांव से है और रात को नौकरी करके दिन में उसने पढ़ाई की है। इसका मतलब है वो तुम्हारे भावों से अनभिज्ञ है? शायद। गौरव, तुम शादी के लिए आए रिश्ते ठुकराते हो और तुम्हारे मम्मी पापा चिंतित होकर मुझे फ़ोन करते हैं। एक बार जान तो लो, कहीं उसके प्रति तुम्हारी एक तरफा भावनाएं तो नहीं। दिल की बात अगर दिल तक नहीं पहुंची तो पूछ कर जानने का क्या महत्व है? क्या फ़र्क पड़ता है? भावनाएं एक तरफा हैं। हम दोस्त तो बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे साथ तो बात करना बेकार है, कहता हुआ विपिन उठ गया। दोनों की नज़रें इकट्ठी ड्यू के केबिन की ओर उठीं। वो अपना बैग कंधे पर डाल और कुछ फाइलें बाहों में समेटे केबिन से निकलकर बाहर गेट की ओर जाने को मुड़ गई। गौरव का दिल धक से हुआ और उसके भीतर जैसे कुछ टूटा। विपिन उसके कंधे पर हाथ रख वहाँ से चला गया था। जिनको कंपनी छोड़ने के पत्र मिले थे, वे एक एक कर वहाँ से जाने शुरू हो गए। ड्यू को जाते देख बहुत से कर्मचारी स्तब्ध रह गए। ड्यू भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गौरव का मन नहीं मान रहा। वो वर्षों से उसके साथ काम कर रहा है। काम के प्रति उस जैसी समर्पित, ईमानदार, वफादार लड़की उसने नहीं देखी। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अपने आप को ही दिलासा देता है, पर उसने जो देखा। तभी व्हाट्सएप पर ध्वनि हुई। संदेशों का संकेत है।
उसका ध्यान पट गया। उसके मम्मी पापा, भाई और बहन के बधाई के संदेश हैं। अरे उसने तो अभी उन्हें बताया नहीं, फिर उन्हें पता कैसे चला? शबनम खुद ही कहकर मुस्कुरा पड़ा। तभी उसे शबनम का व्हाट्सएप संदेश आया। हास्यांडा नहीं, मेरे घर चले आना, पता भेज रही हूँ, अपनी खुशियाँ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। इंडिया पैलेस रेस्टोरेंट से तुम्हारा मनपसंद फूड ऑर्डर कर रही हूँ। गौरव को यकीन करना मुश्किल हो गया। वो बार बार उसका संदेश देख रहा है। कुछ देर पहले की शबनम और इस शबनम का इतना अंतर कैसे? इस सोच ने उसके भीतर अंगड़ाई ली, पर उसने उसे झटक दिया। खैर, उसने बुलाया है तो जाना जरूर है। वो अपना ब्रीफकेस लेकर उठ गया। घर जाकर तरोताज़ा होकर वो उसके घर जाना चाहता है। वैसे भी ऑफिस का माहौल घुटन भरा हो गया है, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। 1-2 दिन लगेंगे सभी को संभलने में। ठीक 6 बजे उसने शबनम के घर के द्वार की घंटी का बटन दबा दिया। जानता है वो समय की बहुत पाबंद है। घंटी की आवाज़ सुनते ही उसने झट से दरवाज़ा खोला, जैसे वो दरवाजे के पास ही खड़ी हो। आसमानी ड्रेस और सफ़ेद मोतियों के गहने पहने वो सौंदर्य की प्रतिमा सी लग रही है। इस दुनिया की नहीं, किसी दूसरी दुनिया की। स्वागत है, दरवाज़ा खोलते ही उसने अपनी मीठी आवाज़ में कहा। गौरव ने अपने हाथ में पकड़े फूलों का गुलदस्ता और एक उपहार का बॉक्स उसे थमा दिया और उसके माथे पर चुम्बन लेने के लिए उसकी ओर झुका। शबनम ने त्वरित फूल और उपहार एक बाजू में हाथ से समेटकर दूसरे हाथ की हथेली उसके होठों पर रख दी। गौरव ने उसे ही चूम लिया। शबनम की आंखें और भी गहरे समंदर में खो गईं। उसके बदन से उठ रही कलियों की सुगंध और हाथ के स्पर्श से गौरव के बदन में झुरझुरी सी हुई। गौरव ने ड्राइंग रूम में प्रवेश करते ही चारों ओर नज़र दौड़ाई। बेहद कलात्मक साज सज्जा है। शबनम ने उपहार वहीं रख दिया, आंखों का समंदर समेटे फूलों को रसोई में ले गई। गौरव गंभीर हो गया और उसकी आंखों की गहराई नापने को कटिबद्ध। रसोई से आते समय 2 गिलासों में फलों का रस लेकर आई। शबनम, तुमने तो आज डरा ही दिया। ठीक आधे घंटे बाद दफ्तर से निकल गई। सोचा रेस्टोरेंट के बजाय तुम्हें घर बुला लूं। काम की अधिकता की वजह से घर बहुत बिखरा हुआ था, उसे ठीक करने चली आई। और ऑफिस में इतनी उदास क्यों थी? गौरव के इस प्रश्न से उसकी आंखें और गहरा गईं। उत्कृष्ट पैकेज के बाद भी इतनी उदासी और आंसू? जूस का घूंट पीते हुए उसने एक और प्रश्न किया, ताकि उसकी आंखों की उदासी का राज जान सके। बहुत खुशी मिलने पर मेरे आंसू निकल आते हैं और उदासी घेर लेती है। शबनम ने बड़ी सरलता से बात को टाल दिया। शबनम, मैं तुम्हारी बेरुखी का आदी हो गया हूँ। तुम अपना दर्द नहीं बांटना चाहती तो ठीक है, मैं जोर भी नहीं डाल सकता, पर तुम्हारी आंखें हर पल तुम्हारे भीतर की पीड़ा उड़ेलती हैं। गौरव ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। गौरव, मैंने ज़िंदगी से वफा की पर ठगी गई। रिश्तों को दिल से निभाया, खूब चोट खाई। काम को इबादत की तरह किया, सराही गई। भावनाओं की बहुत उथल पुथल थी, उनका तालमेल बैठा नहीं पा रही थी, इसलिए उदास थी और आंखें नम हो रही थीं। तभी द्वार की घंटी बजी। खाना आया होगा, कहकर शबनम उठी। खाना देने आने वाले लड़के को विदा करके वो बोली, गौरव, खाना बहुत गर्म है, चलो पहले खा लें, फिर बातें करते हैं। गौरव अनमने ढंग से उठा और रसोई में उसके साथ बैठकर चुपचाप खाने लगा। शबनम को शायद भूख लगी है, उसके खाने की तेजी बता रही है। खाना खाकर हाथ धोकर वो वापस ड्राइंग रूम के सोफे पर आ बैठा। शबनम के हाथ में 2 वाइन गिलास हैं, जिसमें खाने के बाद की वाइट स्वीट वाइन है। गौरव, तुम्हारा मूड उखड़ गया लगता है, लो ये स्वीट वाइन लो, मूड ठीक हो जाएगा। तुमने तो ये भी नहीं बताया खाना कैसा लगा। ठीक लगा, उसने उसी मूड में कहा। अच्छा, ये उपहार तो खोलो, उसने वाइन का घूंट भरते हुए कहा। शबनम ने बॉक्स खोला तो उसमें गुलाबी रंग की कीमती ड्रेस निकली, साथ में मैचिंग ज्वेलरी। कुछ पल वो उन्हें देखती रही, फिर उसकी आंखें झरझर झरने लगीं। उसने टिश्यू पेपर से आंखें पोंछते हुए कहा, मैं ये उपहार स्वीकार नहीं कर सकती। हालांकि उपहार लौटाना अशिष्टता है। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छिपी नहीं। हर रोज़ तुम्हारी आंखें मुझे कुछ कहती हैं, मैं उन्हें अनदेखा करती हूँ, ताकि तुम मुझसे चिढ़ जाओ और अपनी सोच का रास्ता बदल लो। पर तुम्हारी फीलिंग्स और भी मजबूत होती गईं और तुम में अथाह धैर्य है। बेहतरीन इंसान हो, तुमसे झूठ नहीं बोल पाऊंगी। मैं भी तुमसे बेइंतहा प्रेम करती हूँ, पर तुम्हारी जीवन संगनी, तुम्हारी साथी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? गौरव का स्वर भीग गया। कहा ना, तुम पहाड़ की चोटी पर खड़े हो और मैं नीचे तलहटी में। शबनम ने कहकर सिर झुका लिया। ठीक है, अगर तुम ऊपर नहीं आना चाहती तो मैं नीचे आ जाता हूँ।
गौरव ने वाइन का एक घूंट पीते हुए कहा। गौरव, समझने की कोशिश करो, शबनम ने गौरव को देखते हुए कहा। समझाओ तो समझूं, तुम तो पहेलियां बुझाती रहती हो। कभी तुमने अपने बारे में कुछ बताया है जो मैं जान पाता कि हम क्यों नहीं बन सकते जीवन साथी? गौरव गंभीर स्वर में बोला। तलहटी में काई जम चुकी है, मैं उसे छेड़ना नहीं चाहती, इसलिए हर बात को टाल जाती हूँ। तुमने आज मुझे तलहटी में जमी काई को खुरचने के लिए मजबूर कर दिया है। शबनम ने शून्य में देखकर बोलना शुरू किया। ऐसा लग रहा है जैसे वो वहाँ कोई दृश्य देख रही है। मेरा जन्म यहाँ के एक पहाड़ी गांव ब्रूनो में हुआ है। तब गांव की आबादी 10,000 के करीब थी। परंपरावादी, रूढ़िवादी, पिछड़ा हुआ इलाका था और अभी भी है। श्वेत कौम सर्वोपरि है वाली सोच रखने वाले। बड़ी बड़ी ज़मीनों पर दूर दूर घर हैं। मिलने की एक ही जगह है, चर्च। जब मैं बड़ी हो रही थी, शनिवार और रविवार चर्च में खूब रौनक रहती थी। धर्म गुरु का बहुत महत्व था। उसका रुतबा गांव की सत्ता से भी ऊंचा था। कहा यह जाता था कि उसके पास बहुत सी दैवीय शक्तियां हैं और आस्थाओं की बेड़ियों ने लोगों को ऐसा जकड़ा हुआ था कि वे उस धर्म गुरु से डरते थे। अब वहाँ 3 गिरजाघर हैं और लोगों की आस्थाएं भी बढ़ चुकी हैं। उस समय एक ही चर्च था और एक ही धर्मगुरु। मैं गांव की सबसे खूबसूरत और बुद्धिमान नवयौवना थी। हाई स्कूल में पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और स्कॉलरशिप लेकर यूनिवर्सिटी जा रही थी। गांव में बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, बस कुछ एक युवक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे। हाई स्कूल के बाद अधिकतर पारिवारिक काम में खेती बाड़ी, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी संभाल लेते और लड़कियां शादी कर लेती। प्रथम स्थान पाने के बाद मेरी सुंदरता और काबिलियत गांव में चर्चा का विषय बन गए थे। हालांकि मैं वहीं जन्मी पली थी, वहीं युवा हुई थी, पर समाचार पत्रों में मेरी तस्वीर और मेरे बारे में लिखा पढ़कर लोगों के नज़रिए में घनघोर अंतर आ गया था। ये चर्चा धर्मगुरु तक भी पहुंच गई थी। यूनिवर्सिटी जाने के 1 सप्ताह पहले धर्मगुरु, जो धर्मपिता भी माने जाते थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। बड़ा स्वाभाविक लगा। जो भी युवक शहर गए उन्हें बुलाया गया था, सबको आशीर्वाद दिया गया था। मैं भी चली गई। प्रार्थना के कमरे में मैंने पूजा की सारी विधियां की, पवित्र पानी पिया। पानी पीने के बाद मुझे होश नहीं रहा। जब होश आया तो मैं लुट चुकी थी। प्रार्थना के कमरे के बजाय मैं बाहर लॉन में पड़ी थी, जैसे धूप सेक रही हूँ। बदन टूट रहा था। किसी तरह खुद को समेट कर घर पहुंची और माँ को बताया, तो माँ ने सहानुभूति या प्यार देने के बजाय कसकर 2 थप्पड़ मेरे मुंह पर मारे। धर्मपिता के बारे में कुछ मत कह, चुप हो जा, जुबान पर ताला लगा ले, वरना गांव वाले तुझे मार डालेंगे और हमें गांव से निकाल देंगे। गौरव, सोचो उस समय मेरे दिल पर क्या बीती होगी। रिश्तों पर से विश्वास उठ गया। माँ पर बहुत गुस्सा आया। वो एक औरत होकर मुझे चुप रहने के लिए कह रही थी। थप्पड़ तो धर्मगुरु को मारने चाहिए थे। मैं गॉड से नाराज हो गई और आज तक चर्च नहीं गई। गौरव उसकी तरफ उसे थामने के लिए बढ़ा, पर उसने रोक दिया। नहीं गौरव, पहली बार भीतर पहले मवाद को निकास मिल रहा है। दुर्गंध तो आएगी, बस उसे निकल जाने दो। नया फ़ोन लिया था, अपनी उस सहेली को फ़ोन किया जिसके साथ हॉस्टल का कमरा साझा कर रही थी। बस एक बार ही मिली थी, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के समय। 2 नस्लें, 2 ध्रुव आकर्षित हुए, जैसे जन्म जन्मांतर से जानते हों। हॉस्टल में कमरा साझा करना पड़ता है, तो हमने कमरे साझा करने का निर्णय ले लिया। मेरे डैड को अश्वेत के साथ कमरा साझा करना पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। स्कॉलरशिप मिलने से पहले मुझे पैसे चाहिए थे। फ़ोन पर मेरी सहेली सहरा की आवाज़ सुनकर मैं रो पड़ी और मेरी आवाज़ सुन वो रो पड़ी। रोते रोते दोनों ने दर्द साझा किया तो वो एक सा निकला। उसके सौतेले पिता ने उसका विश्वास तोड़ा और माँ को पिता का कुकर्म बताने पर उसके मुंह पर चांटे पड़े थे। उस रात हम दोनों ने अपना अपना घर छोड़ दिया और यूनिवर्सिटी आ गई। एक रात यूनिवर्सिटी के वेटिंग रूम में गुजारी। हम दोनों खुशकिस्मत थीं। डोर्म अर्थात छात्रालय का एक कमरा दूसरे दिन मिल गया। यूनिवर्सिटी के प्रतीक्षा गृह में एक रात जो हमने बिताई, उस रात ने हमें अचानक परिपक्व बना दिया। समझ में आ गया, बिना पैसे के सिर्फ स्कॉलरशिप पर कॉलेज की पढ़ाई नहीं की जा सकती। उसी रात सहरा ने अपनी एक सहेली को फ़ोन किया जो बिस्कुट और कुकीज़ बनाने वाली फैक्ट्री में रात की शिफ्ट में काम करती है। उसी से पता चला कि रात की शिफ्ट नौकरी के हिसाब से बेहद सुरक्षित है, क्योंकि लोग रात की शिफ्ट में काम नहीं करना चाहते, इसलिए नौकरी की सुरक्षा के साथ साथ उसके लाभ भी बहुत मिलते हैं। फैक्ट्री का मैनेजमेंट कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए बढ़िया पैकेज देता है।
हम दोनों ने वहाँ अर्जी दी और चौथे दिन हम लोग काम पर जाने लगे। बेनिफिट्स में जो मेडिकल इंश्योरेंस मिला उसका फ़ायदा मुझे बाद में पता चला। तुम तो जानते हो मेडिकल इंश्योरेंस के बिना इस देश में जिया नहीं जा सकता। यूनिवर्सिटी के क्लास भी शुरू हो गए। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक हम दोनों कुकीज़ फैक्ट्री में काम करती, कमरे में आकर 10 बजे तक सोती, 11 बजे यूनिवर्सिटी के हमारे क्लास शुरू हो जाते तो वहाँ चली जाती। 5 महीने बहुत सुखद गुजरे। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। बुखार चढ़ गया, नज़ला जुकाम के साथ डायरिया शुरू हो गया, सिर दुखने लगा, चक्कर अलग आने लगे, पूरा शरीर दुखने लगा। 2 दिन इंतज़ार किया, सोचा अपने आप ठीक हो जाएगा। शायद फूड पॉइजनिंग हो गई थी। कैफेटेरिया में जो खाया था वो पचा नहीं। मैं कभी बीमार नहीं पड़ी थी, डॉक्टर के पास गई ही नहीं थी। पर जब सब कुछ बढ़ने लगा तो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और रिपोर्ट आने पर जो बताया सुनकर झटका लगा। कुछ पल तो होश नहीं रहा। मुझे HIV पॉजिटिव निकला। डॉक्टर ने जिस तरह के प्रश्न किए तब पता चला कि ये बीमारी सेक्सुअल संबंधों से मिलती है। अगर किसी साथी को ये बीमारी है तो वो इलाज नहीं करवा रहा, अन्यथा ये छुआछूत की बीमारी नहीं। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, तो मुझे उसे अपने बलात्कार के बारे में बताना पड़ा। डॉक्टर ने दावे से कहा वो धर्मगुरु बीमार है। मैं बहुत रोई, चिल्लाई, तड़पी। बलात्कार के साथ उसने मुझे बीमारी भी दे दी, पर कुछ हो ही नहीं सकता था, बस इलाज के। मेरा HIV जल्दी ही पहचान में आ गया और इलाज शुरू हो गया। मेडिकल इंश्योरेंस के महत्व को तब जाना, इसके बिना इलाज मुश्किल हो जाता। ये सुन गौरव की आंखें भर आईं। शबनम ने अपनी बात जारी रखी। मैंने धर्मगुरु को गालियां देते हुए अपनी माँ को फ़ोन किया। उसकी करतूत से मुझे बीमारी लगी है। मेरे फ़ोन से घर में हंगामा हो गया। परिवार ने मुझे बेदखल कर दिया। उन्होंने उल्टा मुझे दोषी ठहराया कि मैं शहर में जाकर बिगड़ गई हूँ, तभी ये बीमारी मुझे लगी है। उस दिन अज्ञानता और अनपढ़ता पर बेहद अफसोस हुआ। धर्मगुरु से कुछ भी कहना किसी ने उचित नहीं समझा। मेरे कहने पर यकीन ही नहीं किया गया और मुझे परिवार से दूर छिटका दिया गया। उन दिनों मैं बुरी तरह टूट गई थी। सहरा ने मुझे संभाला। वो दोस्त, माँ, बहन, न जाने क्या क्या बनी। पहाड़ का कसरती बदन है मेरा, शीघ्र ही संभल गई। काम और यूनिवर्सिटी फिर से शुरू हो गए। सोच लिया था मुझे कुछ बनना है। सहरा ने मुझे सलाह दी कि हमें ये कमरा छोड़ देना चाहिए। मेरी बीमारी की खबर अगर यूनिवर्सिटी में फैल गई तो पढ़ाई करनी और डिग्री लेनी मुश्किल हो जाएगी। सहरा ने ही हिम्मत करके यूनिवर्सिटी से बाहर एक बेडरूम अपार्टमेंट किराए पर लिया। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो मेरे साथ ना रहे, लेकिन उसने मुझे एक ही बात कही, जीना और मरना साथ है। जब ये बीमारी छुआछूत से नहीं मिलती तो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। उसकी सेवा और प्यार ने ही मुझे मजबूत किया और मैंने अपनी डिग्री ली। हाँ, इस बीमारी का इलाज तो सारी उम्र करना पड़ता है। दवाइयाँ तो जीवन पर्यंत लेनी होती हैं। HIV वायरस समाप्त कभी नहीं होता, शरीर में दब जाता है और व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगता है। वही मैं जी रही हूँ। शबनम, ऐसे कैसे हो गया कि उस धर्मगुरु की बीमारी का किसी को पता नहीं चला? गौरव ने बड़े व्यथित स्वर में पूछा। मेरी बीमारी के 1 साल के भीतर ही धर्मगुरु का विभत्स चेहरा सबके सामने आ गया। उसे एड्स था, जिसका वो छुप छुप कर इलाज करवा रहा था, वो और बिगड़ गया। HIV वायरस जब बिना इलाज के वर्षों अंदर रहता है और बिगड़ जाता है तो एड्स का रूप धारण कर लेता है। ये घातक रोग शरीर की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त कर देता है और पेशेंट बुरी मौत मरता है। वो भी घिनौनी और शर्मनाक मौत मरा। उसकी बीमारी लोगों के सामने आ गई। जो ही ये बात पूरे गांव में फैली तो उसके साथ बहुत सी महिलाओं और पुरुषों को भी ये बीमारी सामने आई, जो उसकी तरह बिना किसी को बताए शहर के डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे। उसी डॉक्टर ने प्रेस और प्रशासन को हमारे गांव में फैली इस बीमारी की सूचना दी, क्योंकि इससे समाज और लोगों के लिए खतरा था। हमारे गांव के एड्स पेशेंट्स की चर्चा समाचार पत्रों में भी छपी और धर्मगुरु के कुकर्मों के समाचार भी। उसके बाद ही वहाँ 3 गिरजाघर और अलग अलग धर्मगुरु आए। मेरे परिवार ने मुझसे माफ़ी मांगी, मुझे फिर से अपनाने की बात की। सच कहूँ तो मैं आज तक उन्हें दिल से अपना नहीं सकी। मैंने बहुत कठिन समय निकाला है। सिर्फ एक सहरा थी जो मेरे साथ खड़ी रही। अब मेरा परिवार है। सहरा की शादी हो गई है, तुम उससे मिल चुके हो। उसके बच्चे हैं। अब मैं उसके लिए और वो मेरे लिए है। परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मैंने कभी मुंह नहीं मोड़ा। हम माँ बाप और परिवार चुन नहीं सकते। कुदरत से जो मिलता है उसे निभाना पड़ता है।
मेरी माँ को दिल की तकलीफ़ हुई, मैंने शहर में उनका इलाज करवाया। डैड की हड्डियों के और दिल के 2 बड़े ऑपरेशन करवाए। बहन भाई की शिक्षा पूरी करवाई, पर मैं गांव नहीं जा सकी और ना ही कभी उन्हें आज तक अपनी बाहों में लेकर झप्पी दे सकी। उनकी बाहों में भी नहीं समा सकी। बस दूर से हमेशा ही उनके प्रति अपने कर्तव्य निभाए हैं। अब तुम ही बताओ, जिस लड़की को HIV है वो तुम्हारी जीवन साथी कैसे बन सकती है? मैं तुम्हें बेइंतहा चाहती हूँ और स्वप्न में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। गौरव अब तक उसे खामोशी से सुन रहा था। उसने सोफे पर पहलू बदला और बोला, शबनम, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। इस बीमारी के इलाज के लिए कितने रिसर्च हुए हैं, कई दवाइयाँ उपलब्ध हैं, फिर तकलीफ शब्द कहाँ से आ गया? गौरव, इस बीमारी का नाम ही ऐसा है। सुनते ही लोगों के मन में तरह तरह के अंदेशे पैदा हो जाते हैं। 21वीं सदी में ही लोग इसके पेशेंट को हिकारत की नज़र से देखते हैं। शबनम ज़मीन पर उसके पास आकर बैठ गई। जानता हूँ अधिकतर को इसकी सही जानकारी नहीं। तुम्हारी बीमारी तो बहुत जल्दी काबू में आ गई। HIV वाले अगर ताउम्र दवाई लें तो गृहस्थी निभा सकते हैं। तुम सब कुछ जानती हो, समझती हो, फिर प्यार में ये डर क्यों? तुम्हारे परिवार पर क्या बीतेगी? तुम्हारे मम्मी पापा को समझाना कितना मुश्किल हो जाएगा। HIV का इलाज है, लोगों को नॉलेज ही नहीं। भारतीय समाज की मान्यताएं यहाँ के समाज से बहुत अलग हैं। मैं तुम्हारे परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण नहीं बनना चाहती। परिवार मेरा है, उन्हें कैसे मनाना और समझाना है मैं जानता हूँ, और समाज यहाँ बीच में कहाँ से आ गया? गौरव ने बड़ी दृढ़ता से कहा। तुम भावुकता से सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। HIV की दवाई ले रही बहू को स्वीकारना किसी भी परिवार के लिए मुश्किल होगा। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से परिवार में तनाव आए। शबनम ने विनम्रता से कहा। कहा ना, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है, तुम चिंता क्यों करती हो? तभी उसने जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और उसे खोला। उसमें डायमंड की अंगूठी थी। उसने उसे शबनम के सामने मेज पर रख दिया और खड़े होते हुए कहा, मैंने निश्चय कर लिया है, तुम्हारा मन और जिस्म जब तैयार हो जाए ड्रेस और अंगूठी पहन लेना, नहीं तो उम्र भर ये अंगूठी और मैं इंतज़ार करते रहेंगे। कहकर वो उठकर वहाँ से चला गया। अभी आप सुन रहे थे प्रेम से भरी एक भावनात्मक कहानी, उदास बेनूर आँखें। लिखा था सुधा ओम ढींगरा जी ने। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और चैनल अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।